वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 38 इंटेंजिबल एसेट में उन इंटेंजिबल एसेट को डिस्कस करेंगे जो कि बिजनेस कम्बिनेशन में एक्वायर किए जाते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट और बिजनेस कम्बिनेशन को अगर हम डिस्कस करें तो बिजनेस कम्बिनेशन बेसिकली इस पर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है दैट इज IFRS 3। सो व्हेन अ कंपनी और द एक्वायरर बाइज अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अनदर कंपनी, जिसे हम एक्वायरी कहेंगे, तो जो एक्वायर कर रहा है वो एक्वायरर और जिसमें इंटरेस्ट एक्वायर किया जा रहा है वो एक्वायरी। तो ये एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो, ये नहीं कि जस्ट 5% शेयर्स ले लिए हैं तो वो इतना इंटरेस्ट जिससे उस बिजनेस का कंट्रोल आपके पास आ जाए। तो अगर इतना इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस कम्बिनेशन। और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं जो कि एक्वायरर ने बनानी होती हैं, जिसे हम पेरेंट एंटिटी भी कह सकते हैं। सो एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट जो है वो बिजनेस कम्बिनेशन में कैसे डील होती है? तो कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट होगी उसकी फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो जिस दिन आपने बिजनेस को एक्वायर किया उस दिन जो उस एसेट की फेयर वैल्यू है वो उस इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट कंसीडर की जाएगी। अब फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट जो है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि इकोनॉमिक बेनिफिट ऑब्वियस हैं कि हमें मिलेंगे, क्योंकि अगर आप एक एसेट की फेयर वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को कि वो ये समझते हैं कि उस एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होने हैं। इसी तरह जब एक एसेट एक्वायर किया जाता है बिजनेस कम्बिनेशन में और वो सेपरेबल भी है, यानी वो कॉन्ट्रेक्चुअल या अदर लीगल राइट से अराइज हो रहा है या वैसे सेपरेबल है, तो ये भी सफिशेंट इंफॉर्मेशन है कि उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मैयर की जा सकती है। इस तरह से रिलायबल मैयरमेंट का क्राइटेरिया भी मीट हो जाता है। तो जो एसेट के दो क्राइटेरिया हैं कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हों, ये प्रोबेबल होना चाहिए, और रिलायबल मैयरमेंट होनी चाहिए, तो रिकग्निशन क्राइटेरिया इसमें इस तरीके से मीट हो जाता है। अब एक्वायर्ड इन बिजनेस कम्बिनेशन में अगर हम देखते हैं तो इवन इफ एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो सब्सिडरी कंपनी यानी जो एक्वायरी है उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया था, वो मे बी इसलिए ना रिकग्नाइज किया हो क्योंकि वो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है या इंटरनली जनरेटेड कोई एसेट है, तो वो स्टिल रिकग्नाइज हो सकता है। गुडविल के अलावा भी गुडविल भी रिकग्नाइज हो सकती है, गुडविल के अलावा भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट में रिकग्नाइज हो सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से रिफ्लेक्ट करते हैं। आर्ट लिमिटेड बायज 100% ऑफ क्राफ्ट लिमिटेड, यानी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया। क्राफ्ट लिमिटेड जो एक्वायरी है ओन्स अ फेमस ब्रांड दैट इट लॉन्च्ड several years ago. The fair value of brand has been estimated at rupees 12 million at acquisition date. तो अब यहाँ हमारे पास जो 12 मिलियन की ब्रांड है इसकी रिकग्निशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्या पोजीशन बनेगी? सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम क्राफ्ट लिमिटेड की बात करें, यानी जो एक्वायरी है जिन्होंने वो ब्रांड जिनकी एग्जिस्ट करती है उनके लिए इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस ब्रांड को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि IAS 38 जो है वो रिकग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स को प्रोहिबिट करता है कि आप नहीं रिकग्नाइज कर सकते। क्यों प्रोहिबिट करता है? रीज़न उसकी वो ये बताते हैं कि इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं की जा सकती सेपरेट वे में। लेकिन जब यही वाली ब्रांड हम फोकस करेंगे फ्रॉम आर्ट लिमिटेड ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, जिसमें आर्ट लिमिटेड और क्राफ्ट लिमिटेड की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी, तो ग्रुप के पर्सपेक्टिव से ये एक परचेज्ड एसेट है। और एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय आर्ट लिमिटेड ने जो क्राफ्ट लिमिटेड को बाय करने के लिए टोटल प्राइस पे किया है उसमें से उन्होंने ये 12 मिलियन जो है ब्रांड के लिए भी पे किए हैं, तो इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकग्नाइज किया जाएगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक एसेट जो सब्सिडरी की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकग्नाइज नहीं हो रहा वो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकग्नाइज हो रहा है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मैयर की जा सकती हो, तो वो अपनी फेयर वैल्यू पे मैयर होगा और ये फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ही उसकी कॉस्ट कंसीडर होगी। स्पेसिफिकली अब हम फोकस करेंगे इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे। एक्वायरी का इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी जिस बिजनेस को हमने एक्वायर किया है उसमें कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा था। तो दिस मीन्स दैट द एक्वायरर रिकग्नाइजेज एज एन एसेट सेपरेटली फ्रॉम गुडविल। एक्वायरर रिकॉर्ड करेगा इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ एक्वायरी इफ द प्रोजेक्ट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अब डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट वो कब मीट करता है? जब वो एसेट की डेफिनेशन को भी मीट करता हो और साथ के साथ वो आइडेंटिफाइबल भी हो। आइडेंटिफाइबल का क्या मतलब है? या तो वो सेपरेबल हो यानी सेपरेटली रेंट या सेल किया जा सकता है, या वो कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट से अराइज हो रहा हो। सो इस पर भी एक एग्जाम्पल हम कवर करते हैं। पार्ट लिमिटेड बाइज 100% ऑफ स्मार्ट लिमिटेड, यानी PL ने SL का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया। SL हैज स्पेंट ₹6 मिलियन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
This amount has all been expensed as the IS 38 criteria for capitalizing cost incurred in the development phase of project have not been met. क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, उन्होंने इसको एक्सपेंस ट्रीट किया और ये सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. एसएल हैज़ नो हाउ एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट करने में उनकी नो हाउ तो है, सर्टन थिंग्स दे नो कि ये चीज़ें जो हैं इस तरीके से वर्क करती हैं, और लेट्स से कि बहुत कुछ अल्टरनेटिव जो वो इवेल्युएट कर चुके हैं उनसे उनके पास ये आइडिया है कि कौन कौन सी चीज़ वर्क नहीं करती, एंड समटाइम्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. सो पीएल जो एक्वायरर है वो एस्टिमेट करते हैं कि एसएल की जो नो हाउ है जो इस प्रोजेक्ट की वजह से राइज हुई है उसकी वैल्यू, फेयर वैल्यू ₹5 मिलियन. हालांकि जो उन्होंने कॉस्ट इनकर किया वो ज़्यादा की है, फेयर वैल्यू का एस्टिमेट जो है वो थोड़ा लोअर है, 5 मिलियन है. ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. रिक्वायरमेंट ये है कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है. अब एसएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो जो उन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हुई है वो बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया क्योंकि वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा और इंटरनली जनरेटेड एसेट है आपका. लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थोड़ा सा स्कोप जो है वो हमारा चेंज यहाँ पर होगा. ग्रुप पर्सपेक्टिव से देखें तो फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है और वो 5 मिलियन की फेयर वैल्यू है. इसका मतलब है कि इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आने हैं और इसकी जो अमाउंट है 5 मिलियन की वो भी रिलायबली हम मेजर कर सकते हैं. फिर ये कि एक सेपरेबल प्रोजेक्ट है क्योंकि ये अलग से वो नो हाउ है जो एसएल के पास है. सो फ्रॉम द PL group viewpoint, the in-process research and development is a purchased asset. A part of consideration paid by PL to buy SL would be to buy the know-how resulting from the project, and it should be recognized in the consolidated financial statement, और ये अपनी फेयर वैल्यू पे रिकग्नाइज होनी चाहिए. तो ये एक क्योंकि सेपरेट प्रोजेक्ट है और एसेट की डेफिनेशन भी मीट कर रहा है क्योंकि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आ सकते हैं और एक जो रिलायबल मेजरमेंट भी अवेलेबल है. लेकिन इसी एसेट के ऊपर अगर फर्दर एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी. तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट रिलेट्स टू एन इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्वायर्ड सेपरेटली और इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिकग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट इज इनकर्ड आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट. यानी बाद में अगर कोई कॉस्ट आप उस प्रोजेक्ट पे लगाते हैं तो आप अकाउंटिंग करेंगे IS 38 के रूटीन रूल्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हैं उनके मुताबिक. और ये रूल्स क्या हैं? ये रूल्स को अगर हम समरी बनाएं तो आपने एक्सपेंस बना देना है अगर रिसर्च एक्सपेंडिचर हो. इसी तरह आपने एक्सपेंस बना देना है अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो लेकिन वो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट ना करता हो, और कैपिटलाइज करना है अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो और वो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट करता हो. सो इस पर भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. इनफैक्ट काइंड ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे, उसी तरह का डाटा लेंगे. पार्ट लिमिटेड owns 100% of Smart Limited and has recognized an intangible asset of ₹5 million. As a result of the acquisition of SL has spent further 2 million on research and development project since the date of acquisition. This amount has all been expensed as the IS 38 criteria for capitalizing cost incurred in the development phase of a project have not been met. तो अभी भी जो क्राइटेरिया वो मीट नहीं हुआ तो उन्होंने इसको भी एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर दिया और ये IS 38 के मुताबिक उनकी करेक्ट ट्रीटमेंट है. हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है. तो एसएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम बात करते हैं तो ये 2 मिलियन जो है एक्सपेंस के तौर पर ही रिकग्नाइज होने चाहिए. तो ये जो ट्रीटमेंट उन्होंने की हुई है दैट इज करेक्ट. ग्रुप पर्सपेक्टिव से भी देखें तो अब ये ऑलरेडी एक्वायर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो ग्रुप एंगल से भी यही रूल्स अप्लाई होंगे और ग्रुप पर्सपेक्टिव से भी ये 2 मिलियन जो है एक्सपेंस ही रिकग्नाइज होगा क्योंकि अभी तक जो कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया है वो मीट नहीं हो रहा. सो ये हमारा जो अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट ऐसे इंटेंजिबल एसेट की जो हम एक्वायर करते हैं इन अ बिजनेस कम्बिनेशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.